वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्त। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर मैथ्स दोस्तों। जितने भी आपका प्रीवियस ईयर में मैथ पूछा गया है, मैं कोशिश करता हूं कि आपका सारा का सारा जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ा दूं। ठीक है, तो बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मैथ का सीरीज का दोस्तों ये वीडियो नंबर हमारा फर्स्ट होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके लिए देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के सीरीज में जैसे ही मैथ में देखते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन आता है कि 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से दोस्तों विभाज्य। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कि जो जिससे संख्या वो विभाज्य है, हम उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक, अगर के हम 4, 5 और 6 से एल का एलसीएम लेंगे दोस्त, तो इसका जो एलसीएम होगा वो मेरा 60 एलसीएम लेंगे। लेकिन पूछा गया है वो संख्या 200 और 600 के बीच में होना चाहिए। तो 60 में ऐसा कौन-सा सबसे छोटी संख्या होगा जिससे गुणा करने पर मेरा 200 से कुछ ज़्यादा आएगा? ठीक है, तो वो छोटी संख्या यहाँ पे 4 होगा, जिसमें अगर गुणा करेंगे हम तो 240 आएगा मेरा। ठीक, लेकिन वो जो संख्या होना चाहिए, जो लास्ट संख्या होना चाहिए, वो 600 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो लास्ट संख्या अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 छः का 54, 60 को यहाँ से 9 में गुना करेंगे तो ये होगा मेरा 540। ठीक, यानी कि लास्ट संख्या 9 होगा। इसके बीच में 4, 5, 6, 7, 8 इतना और 9, ये जो भी संख्या आएगा ये 600 के बीच में आएगा। जैसे ही इसमें 10 से गुना करेंगे तो 600 मेरा आ जाएगा, जो कि 600 नहीं लेना है, 600 से कम लेना है। तो टोटल संख्या कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेरा संख्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n और 4 के पावर 3n हमेशा किससे विभाज्य होगा? तो इस तरह के सवालों में क्या किया जाता है दोस्तों, n के जगह पे आप डायरेक्ट 1 मान रख के पुट करके देख सकते हैं कि किससे वो विभाजित होगा। ठीक है, तो अगर कि हम 3 के n के जगह पे 1 मान रखेंगे तो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा, माइनस में 4 और 3 इंटू 1 ये भी होगा। ठीक, तो अगर के 3 के पावर 4 करेंगे, 3 3 को 9 तिया 27 तिया 81 होगा ये, और 4 4 16 4 64 ये मेरा हो जाएगा। और ये दोनों को मैं घटाऊँगा तो ये मेरा 17 यहाँ पे आंसर होगा। यानी कि जो 17 होगा संख्या, वो इसके पावर में कुछ भी रखेंगे वो 17 से विभाज्य होगा। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। इसका जो भी पीडीएफ होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा-सा साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक? अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्याओं का योग 1000 दिया गया है। यानी कि 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर दिया गया है दोस्तों। क्या करेंगे, 2 संख्या हम मान लेंगे। ये एक संख्या हो सकता है, अगला संख्या हो सकता है मेरा y हो सकता है। ये दोनों का बीच का दिया गया है, 2,56,000 यहाँ पे दिया गया है। ठीक? और x प्लस y के वैल्यू यहाँ पे भी दिया गया है कि वो कितना है, 1000 है। ये सब सवाल बिना कॉपी पेन उठाए भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पहला बार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा-सा अच्छे से बता दे रहा हूँ ताकि जो भी कॉन्सेप्ट जो बच्चे भी क्लियर नहीं होगा, उनको भी हो जाएगा। और ये दोनों को फ़ॉर्मूला लगाएँगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जबकि ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1000। ठीक? फ़ॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और x माइनस वाई हो जाएगा। इसके बराबर ही मैंने ये दिया गया है ना, 2,56,000 मेरा ये दिया गया है। तो 1000 से अगर ये कटाएँगे तो 256 आएगा। तो एक वैल्यू मेरा आ गया, x माइनस वाई बराबर 256। ठीक? और यहाँ पे x प्लस y का वैल्यू मेरा दिया गया है। तो यहाँ पे मेरा क्या वैल्यू आया? अच्छे से आप लोग समझिए, x प्लस y बराबर दिया गया है 1000 और x माइनस y बराबर मेरा आ गया यहाँ पे 256। तो अगर के ऑप्शन से भी अगर बनाना चाहे तो यहाँ से ऑप्शन से बन सकता है कि कौन-सा संख्या को जोड़ने पर 1000 आ रहा है। तो ये जोड़िएगा तो 1000 आ जाएगा, सब 1000 आ जाएगा। लेकिन घटाने के बाद 256 आना चाहिए। तो ये मात्र एक ऑप्शन होगा आपका कि जो घटाने पर 256 आएगा। तो ऑप्शन से तो यहाँ पे एलिमिनेट होकर आपका आंसर हो गया। अगर कि आपको इसको सॉल्व करना है तो जैसे आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों को जोड़ने के बाद 2x बराबर आ जाएगा 1256। तो 2 से यहाँ पे अगर के आप घटाते हैं तो 2 छक्के 12, 2 से 28, यानी कि x की वैल्यू 228, तो एक ही में मेरा है। तो ये मेरा ऑप्शन होगा। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि 40 नींबू
सॉरी 45 नींबू 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% की। तो लेन-देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपए में कितना बेचना होगा, ठीक? तो आपको एक सिंपल फ़ॉर्मूला याद रखना होगा क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य बराबर सबको पता होगा क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? यहाँ पे एसपी में सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस सिम यहाँ पे है। अगर कि हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है 100 बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये ना मेरा फ़ॉर्मूला होता है, तो उसी को हम ये बनाएँगे। यानी कि बोल रहा है 45 नींबू का दाम 40 रुपए है, तो 1 नींबू का दाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 40 बटा में यहाँ पे हम 45 करेंगे, ठीक? और यहाँ पे इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य मतलब ऊपर में हम 100 करते हैं और नीचे में जितना भी माइनस करके लॉस होता है तो घटाते हैं 100 में से, प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं 100 में। तो यहाँ पे मेरा लॉस जैसे दे रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 80, ठीक? तो ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है बेचने के बारे में कि लेन-देन में हमको 20% का लाभ चाहिए। तो लाभ कब होगा? जब उसको बेचेंगे, तो ये मेरा टोटल क्रय मूल्य आ गया, इसी पर हम बेच देते हैं 120 बटा में 100, ठीक? ये मेरा बेचेंगे तो होगा। तो यहाँ से जो निकालेंगे वो मेरा दोस्त क्रय मूल्य होगा, ठीक? तो यहाँ से अगर इसको हम घटाते हैं तो ये 100 मेरा कट गया, ये यहाँ से ये कट जाएगा और 8 पचे 40 ये होगा मेरा 9 पचे 45 ये मेरा आ जाएगा 3 तिरिके 9 3 चौके 12 ये मेरा आ जाएगा। यानी कि 4 रुपए में 3 के नींबू से बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा 20% का, लेकिन बोल रहा है कि 24 रुपए में बेचना है। तो 4 रुपए की जगह 24 करने के लिए 6 से गुना कर देंगे नीचे ऊपरे, यानी कि 6 तिरिके 18 यानी कि 24 रुपए में 18 नींबू को हम बेचेंगे, यानी कि जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। ये मेरा आपका राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को उसी दिशा में जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, पार करेगी, ठीक? आपको पता होगा जब ट्रेन एक विपरीत दिशा में जाती है, तो उस दोनों का जो स्पीड होता है, वो जुड़ जाता है और एक ही दिशा में जब जाता है, तो वो दोनों का स्पीड घट जाता है। बस वही यहाँ पे निकालेंगे और याद रखिएगा पोल का लंबाई, आदमी की लंबाई कुछ नहीं होता है, इसीलिए हमको कुछ नहीं जोड़ना है। जैसे कि ट्रेन का लंबाई दे रहा है 110, आदमी का कुछ नहीं यानी कि 0 और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो यानी कि दोनों घटा देंगे। तो 54 में से 4 58 में से 4 जाएगा, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 54 बस इसको आप कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 110 बटा में 54 गुना में मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 18 बटा में 5 18 तिया 54 कर देंगे इसको और 5 से कर देंगे तो 5 दूनी के 10 5 दूनी के 22 पच्चीस 110 होता है, यानी कि 22 बटा 3 मेरा आंसर आएगा, यानी कि 70 21 बटा 3 सेकंड मेरा ये आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, ठीक? आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे बता सकते हैं। अब बता रहा है दे रहा है यहाँ पे एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 है और उसका छोटा विकर्ण जो है 10 मीटर है, तो बड़े लंबे विकर्ण के मान निकालना है दोस्तों। आपको पता होगा जो समचतुर्भुज है, ठीक? तो उसमें क्या होता है कि जो सभी भुजाएँ उसका होती हैं बराबर होती है। तो अगर परिमाप 54 है तो एक भुजा का मान 13 दिया होगा, ठीक? 13-13 यानी कि सारा भुजाएँ इसका 13-13 सेंटीमीटर होगा और ये जो छोटा जो विकर्ण दिया गया है, वो यहाँ पे दिया गया है कि वो 10 होगा, ठीक है? तो हमको ये वाला लंब का जो बड़ा वाला विकर्ण निकालना है। आपको पता होगा दोनों विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तथा और आधा-आधा दोनों विकर्णों में बाँटते हैं। तो जब ये 10 है, तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री कोण बनाता है, ये सबसे मेरी लंबी भुजा यहाँ पे होगा। तो इस भुजा का निकालने के लिए आपको पता होगा यहाँ पे क्या करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर ये निकाल लेंगे। तो जब ये करेंगे तो रूट अंदर में 144 मेरा आएगा, यानी कि ये मेरा 12 आएगा आंसर। तो ये आधा जब 12 होगा तो ये भी आधा 12 होगा, तो 12-12 24 मेरा बड़ा वाला विकर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 100 मीटर लंबी 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, ठीक? और ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और उसे 15 सेकंड से हरा देता है। तो बी की गति क्या है? देख रहे हैं कितना बेहतरीन सवाल बीपीएससी में पूछा गया है। तो देखिए पहले निकालते हैं। यहाँ पे हम ए लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम बी लिखेंगे दोस्त, ठीक? ये क्या कर रहा है, बी को 4 मिनट की शुरुआत देता है। शुरुआत मतलब
कि बी 4 मिनट मतलब 4 मीटर कम दौड़ा और ये 4 मीटर ज़्यादा दौड़ा, तो ये 100 दौड़ेगा तो ये यहाँ पे 96 ही दौड़ेगा, ठीक है? और ए को जो दौड़ने में समय लग रहा है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है। तो ये मेरा मीटर है, तो सारा कुछ इसका टाइमिंग निकाल लेते हैं। 100 बटा में यहाँ पे 8 कर देंगे, इसको अगर के हम 18/5 से कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में मेरा टोटल का निकल जाएगा। तो अगर के यहाँ से 5 से इसको घटाते हैं, 20 पचे 100 होता है और बाकी 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20 यहाँ पे कर देते हैं, 2 नवा 18 कर सकते हैं, यानी कि 9 पचे 45 सेकंड। तो ए का जो टाइमिंग लगेगा दोस्तों 45 सेकंड लगेगा, ठीक? और जो 15 मिनट से इसको हरा देता है बी को, तो जब ये 45 सेकंड में दौड़ गया है तो ये यानी कि 15 सेकंड लेट से दौड़ा होगा, तब ना हरा है। यानी कि 45 सेकंड में ये दौड़ा है तो ये दौड़ा होगा 60 सेकंड में, ठीक? तो ये मेरा मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग बदल देंगे 18/5 से करके। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे सवाल की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 सवाल क्या है कि घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन 1 बजे अपराह्न इंगित करती है? क्या बोल रहा है सवाल कि जैसे कोई घड़ी है, आज उसको 8 बजे सुबह में हम घड़ी सेट करते हैं, तो कल 8 बजे 10 मिनट आगे हो जाता है। तो 1 बजे उसका सही समय क्या होगा, ठीक? तो टोटल पहले हम 1 बजे तक देखेंगे कि कितना आगे निकल जाएगा। तो आज से लेकर 8 बजे से लेकर कल अगला दिन 8 बजे तक यहाँ पे 24 घंटे हो गए। 24 घंटे माने कि 10 मिनट तक यहाँ पे जो होगा वो प्लस में आगे निकल गया होगा, ठीक? और आगे यहाँ पे 8 बजे से सुबह में लेके मॉर्निंग में यहाँ पे मतलब मॉर्निंग लिख रहे हैं एएम एएम और उसके बाद यहाँ पे एक बात कर रहा है पीएम में, तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया मेरा 8 4 12 और 1 13 5 घंटा यहाँ पे हो गया। सॉरी 5 घंटा यहाँ पे हो गया। तो 5 घंटा में कितना आगे निकलेगा पहले ये देख लेते हैं। तो 24 घंटा में जो 10 मिनट निकल रहा है यानी कि 24 घंटे में सॉरी 10 मिनट 24 घंटे में, तो 5 घंटे में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यानी तो ये मेरा हो जाएगा यानी कि 10 पचे 50 बटा में 24, ठीक? 24 दूनी का 48 लगभग 2 मिनट यहाँ पे आएगा। तो 10 मिनट ये, 2 मिनट ये, टोटल कितना आगे बढ़ा है? 12 मिनट। तो ये 12 मिनट आगे बढ़ के ये टाइम दिखा रहा है 1 बजे, ठीक? तो यानी कि 1 बजे से होके 12 मिनट हम घटा देते हैं, तो मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोपहर 12:48 उस दिन का राइट टाइम होगा, ठीक है? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि देख सकते हैं, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 12 बास्केटबॉल की टीमें, 26 हॉकी टीमें और 29 फुटबॉल टीमें हैं। ठीक, तो पहले ये सब सवाल के लिए डायग्राम हमको बनाना होता है। ये हो गया मेरा बास्केटबॉल, मान के चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बास्केट। ठीक, अगला जो है यहाँ पे मेरा हॉकी का एक टीम है, इसको कर देंगे, ये हो जाएगा हॉकी। आरआरबी, एनटीपीसी जब स्टेशन मास्टर का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें ये सब सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत मतलब बहुत है। और ये जो मेरा ये खाना हो गया, ये दिया गया है फुटबॉल का, फुटबॉल। ठीक, तो देखिए अब इसमें जो भी डाटा है हम पुट करते हैं। 21 क्या है? बास्केटबॉल, तो यहाँ पे ऊपर में 21 लिख देंगे। 26 क्या होगा? हॉकी टीम होंगे, तो यहाँ पे 26 लिख देंगे और 29 फुटबॉल टीमें हैं, तो यहाँ पे हम 29 लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है कि 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। देखिए, ये जो मेरा जो खाना आएगा, ये जहाँ पे आप जैसे ये एरो देख रहे होंगे, ये जो खाना आएगा केवल बास्केटबॉल और हॉकी वाला आएगा। मेरे एक-एक बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका। ये जो एरिया आएगा, ये एरिया आएगा केवल बास्केटबॉल और हॉकी का आएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। हॉकी और बास्केटबॉल यानी कि यहाँ से लेकर ये एरिया पूरा का पूरा आपका एरिया होगा हॉकी और बास्केटबॉल का, तो इसीलिए हम 14 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक? उसके बाद एलिमिनेट करेंगे। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगला क्या बोल रहा है कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। यानी कि 12 जो बोल रहे हैं फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल मेरा 12 यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे आएगा। यहाँ पे केवल बास्केट और फुटबॉल आएगा, याद रखिएगा ये सब चीज़। अगला है 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ये मेरा हॉकी हुआ, ये मेरा फुटबॉल हुआ, तो यानी कि हम 15 यहाँ रखेंगे, ठीक? अब क्या बोल रहा है 8 तीनों खेल खेलते हैं। अब देखिए यहाँ से मेरा सारा कुछ क्लियर हो गया। ये 8 तीनों खेल खेलते हैं
और दोनों जो खेलते हैं 12, तो केवल हॉकी और बास्केटबॉल, सॉरी, केवल बास्केटबॉल और फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं? टोटल 12 है, तो ये 4 हो गए। अब जिसका निकालना है बस उसी का हम फिल अप करेंगे, बाकी इधर का नहीं करेंगे। तो यहाँ निकालना है केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं, यानी कि इसको निकालना है। अब इसमें टोटल 15 है और तीनों खेलने वाले 8 हैं, तो दोनों खेलने वाले कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि केवल फुटबॉल खेलने वाले, ये जो एरिया होगा हमारा केवल फुटबॉल का आएगा। कि टोटल फुटबॉल में है 29 और सब मिला के 8 4 12 और 7 19, 19 बच्चे हैं जो कि हॉकी, फुटबॉल ये सब मतलब मिक्स खेम खेलते हैं। बाकी बचा कितना? 29 में से 19 मिक्स खेल खेलता है, तो 10 जो लड़का होगा यानी कि 10 जो यहाँ पे होगा वो केवल और केवल फुटबॉल खेलेगा। ठीक? आशा करता हूँ ये बातें समझ गए होंगे। ये बहुत ही मतलब समझने वाली चीज़ थी। ठीक है? अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे है आपका, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम सोहन कितने दिन में करेगा? ये भी सवाल को बनाने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन जो सबसे ईज़ी मेथड है मैं आपको बताऊँगा। ठीक? देखिए, जो मोहन है और एक सोहन है, मोहन काम को कितने दिन में करता है? 25 दिनों में कर सकता है और जो सोहन काम है वो 20 दिनों में कर सकता है। टोटल काम का यूनिट निकालेंगे और दोनों काम लोग करें तो 100 यूनिट काम होगा, समझ जाइए। ये दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं और इसको इससे भागे देने पर उस सब का जो एफिशिएंसी होता है वो निकलता है। तो 25 से 100 में भाग देंगे तो 4 यूनिट का एफिशिएंसी आएगा मोहन का, यानी कि 1 दिन में ये 4 यूनिट काम करेगा, याद रखिएगा। और 20-25 100 ये 5 दिन इसका एफिशिएंसी आएगा, यानी कि 1 दिन में 5 यूनिट काम करेगा। तो अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिल के 5 दिनों तक काम करता है। तो मोहन का 4 यूनिट और इसका 5 यूनिट, यानी कि 1 दिन में 9 यूनिट काम होगा। तो अब ये जो काम किया है लोग 5 दिन में किया है, तो टोटल यूनिट काम कितना हो जाएगा? 45 यूनिट, यानी कि 5 दिन में 45 यूनिट काम हो गया है। टोटल जो काम था 100 यूनिट था, 45 यूनिट काम हो गया है, तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो टोटल काम कितना बचल का निकलेगा? 55 यूनिट। और जो 55 यूनिट ये काम हो गया है, उसको बोल रहा है कि मोहन काम छोड़ देता है, यानी कि ये काम छोड़ देता है। अब काम जो करेगा कौन? तो काम करेगा ये, 1 दिन में करता है 5 यूनिट, तो 55 यूनिट करने में इसको कितना टाइम टाइम लगेगा? तो 5 से इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा मेरा 11 दिन। ठीक? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मेरा 10 सवाल था। आज हम आप लोगों को 10 सवाल बताएँ। कैसा लगा ये सेशन ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। तथा कोई भी कन्फ्यूजन हो, परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन खुला है। आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।